नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं सरकार। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संयुक्त रूप से संसद टीवी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया, संसद टीवी की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हो रही है। इसी साल फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर नया संसद टीवी शुरू करने का फैसला हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्ण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और अधिवक्ता हेमंत बत्रा नए चैनल पर अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। आने वाले त्योहारों के दौरान देश में धमाके कराने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। पकड़े गए आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के इशारे पर नवरात्रि और रामलीला के दौरान सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इधर उड़ीसा के बालासोर से पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है। चांदीपुर सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ये चारों कर्मचारी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी एजेंट्स को भेज रहे थे। पुलिस ने बताया कि इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट मोटी रकम दे रहे थे। गिरफ्तार कर्मचारियों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत दूसरी धाराएं लगाई गई है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करेंगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दी जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने कहा कि जिस तरह से नागपुर में कोरोना के मामले दुगनी रफ्तार से सामने आ रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है मास्क। फिर भी लोग इससे लेकर लापरवाह है। बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। मास्क को लेकर हुई अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च में ये सामने आया है कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा लोग सर्जिकल मास्क का उपयोग करते हैं, वहां कोरोना के केसेस काफी कम थे। वायरस के प्रकोप से बचने के लिए फेस मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेश में एक रिसर्च में सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में सर्जिकल मास्क सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। इस रिसर्च ने मास्क की भूमिका पर लगातार उठ रहे सवाल का जवाब दे दिया है कि कोरोना से लड़ने में इसकी अहम भूमिका है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसी बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि क्या स्कूल खुलना सुरक्षित है और क्या ये सही समय है। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने स्कूल खुलने को लेकर चिंता जाहिर की है। बच्चों के टीकाकरण से पहले देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि हमारी आबादी को देखते हुए हमें सावधान रहना होगा। फैक्ट ये है कि अब वैक्सीन मिलना मुश्किल नहीं है। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र लिखकर किसानों के समर्थन में
मांगे रखी है, जिसमें किसानों को डीजल पर कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने और गन्ना मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल तक करने की मांग शामिल है। शरदकालीन गन्ने की बुवाई के लिए कृषक चौपाल का आयोजन ग्राम कोटखर्रा में गन्ना विकास विभाग ने किया। गन्ना विकास विभाग की प्रचार प्रसार प्रभारी रीना नौलिया ने कृषकों को अपनी आय दुगनी करने का तरीका बताया। उन्हें लाभ लागत अनुपात तथा शुद्ध आमदनी निकालने के तरीके बताए। उन्हें कुल क्षेत्रफल में से कुछ क्षेत्रफल में गन्ने की जैविक खेती करने के लिए फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। गन्ने को नई विधियों से बोने के उपाय बताए। कृषकों को ट्रेंच विधि, दोनाली विधि, गड्ढा विधि, चीप या एकल आंख से गन्ना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया है कि कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर ज्यादा उग्र सुधारवादी तरीके से सोचा जाए। अपनी एक रिपोर्ट में यूएन ने कृषि सब्सिडी में बड़े बदलावों की जरूरत बताई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कृषि सब्सिडी पर दोबारा सोचे जाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट में यूएन ने कहा है कि 80% से ज्यादा सरकारी अनुदान या तो कीमतों को प्रभावित करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है या असमानता बढ़ाता है। कृषि सब्सिडी की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताते हुए यूएन ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है। कृषि सब्सिडी एक तरह का सरकारी खर्च है जो किसानों की मदद के लिए विभिन्न देश करते हैं। यूएन का अनुमान है कि आने वाले सालों में ये खर्च बेतहाशा बढ़ सकता है। 80% सब्सिडी की पूर्ण योजना जरूरी। संयुक्त राष्ट्र की 3 एजेंसियों ने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया है कि अपने कृषि क्षेत्र की मदद के लिए किए जा रहे खर्चों का पूर्ण गठन करें। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के अलग अलग देश सालाना कुल मिलाकर लगभग 540 अरब डॉलर सब्सिडी पर खर्च करते हैं। इनमें से करीब 440 अरब डॉलर को पुनर्गठित किए जाने की जरूरत है ताकि कृषि क्षेत्र को ज्यादा स्थिर, पर्यावरण के अनुकूल और न्यायपूर्ण किया जा सके। आईपीएल 14 के बचे हुए मैच 19 सितंबर से यूएई में खेले जाएंगे। 3 मई को स्थगित होने से पहले सीजन के 2 मैच खेले जा चुके थे। अपने 8 में से 6 मैच जीतकर दिल्ली पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी। दिल्ली के शिखर धवन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 134.27 की स्ट्राइक रेट से 380 रन बनाए थे। वहीं बेंगलुरु के हर्षल पटेल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने 7 मैच में 17 विकेट लिए थे। करीब 4.5 महीने बाद जब दुनिया की सबसे चर्चित T20 लीग के बाकी मैच शुरू होंगे तो काफी कुछ बदला हुआ होगा। टीमें भारत नहीं बल्कि यूएई की पिचों पर खेलती दिखाई देंगी। कई टीमों का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। सबसे ज्यादा बदलाव विराट कोहली की टीम में हुए हैं तो राजस्थान, पंजाब और कोलकाता में भी नए खिलाड़ी दिखाई देंगे। अंत में आपको बता दें, पॉपुलर फिल्म मेकर करण जौहर इन दिनों वूट पर स्ट्रीम हो रहे रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। शो के पहले संडे का वॉर एपिसोड के बाद से ही सोशल मीडिया पर हर कोई करण को पक्षपात करने वाला अनफेयर होस्ट बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि करण शमिता शेट्टी और नेहा भसीन को ही वीकेंड में तवज्जो देते हैं और बाकी सदस्यों की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे मुद्दा किसी का भी हो। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शो के होस्ट पर तरफदारी करने का आरोप लगा है। करण से पहले सलमान खान भी अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स की साइड लेते नजर आए हैं, जिससे लोगों ने उनकी होस्टिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसी आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।